हाय, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। इस टॉपिक को हम डिटेल तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसको उतना डिटेल तरीके से कवर करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपीज को और फंडामेंटल ड्यूटीज को डीप में जाके पढ़ना है तो कम से कम हमें 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन जितना भी आपके कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ही मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है और उसके अंदर जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में हमें फंडामेंटल राइट्स की ये लिस्ट दी गई है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल होते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट से एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हर एक लिहाज से एक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए फंडामेंटल राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एक इंसान है इसलिए उसके पास कुछ राइट्स हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर आते हैं। ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाले गए हैं। उसके बाद ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन होता क्या है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1976 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और इस एक्ट के तहत जो है एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो आर्टिकल 31 के अंदर होता था, उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये लीगल राइट बन गया। इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। फिर तो आपको ये याद रखना है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था उस वक्त हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसके अंदर एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में आता था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया एज अ लीगल राइट। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, बट लीगल राइट की वायलेशन में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। अभी हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनको कहाँ से बोरो किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वहां से हमने कॉपी करके, बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को डाला। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आता है जो कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 के अंदर आता है। फिर हमारे पास राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19, 20, 21, 22 के अंदर। उसके बाद हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आर्टिकल 23, 24 के अंदर। उसके बाद हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के अंदर। उसके बाद हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आते हैं आर्टिकल 29, 30 के अंदर। और उसके बाद हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसके तहत जो है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इन सभी राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। इन सभी राइट्स की अगर वायलेशन हो जाती है, अगर इन राइट्स को कोई वायलेट कर देता है तो ये जो आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 के बिना बाकी किसी राइट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आर्टिकल 32 बेसिकली करता क्या है? आर्टिकल 32 बेसिकली आपको अलाउ करता है कि अगर इन 5, ये जो ऊपर वाले 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनको कोई वायलेट करता है, अगर ये राइट्स आपके वायलेट हो जाते हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, अगर ये वायलेट हो जाते हैं तो अगर आपके पास ये मैकेनिज्म ही नहीं होता कि आपके अगर राइट वायलेट हो जाएं तो उनको इन्फोर्स करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो फिर इनको अगर कोई भी वायलेट कर दे, इन राइट्स को कोई भी वायलेट कर देता और आपके पास कोई चारा नहीं होता, कोई तरीका नहीं होता इनको इन्फोर्स करवाने के लिए। तो ये जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम हर एक आर्टिकल को बेसिक तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्टिकल 12 के अंदर जो है वो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या होगी। स्टेट क्या होगी मतलब जैसे आपको देखने को मिलेगा कि बार बार आपको
इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को मिलेगा कि स्टेट ये नहीं कर सकती है, स्टेट वो नहीं कर सकती है, स्टेट ये कर सकती है, स्टेट को ये नहीं करना है। तो स्टेट का मतलब क्या है बेसिकली, तो स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ इन राइट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट नहीं कर सकती है। तो स्टेट का मतलब क्या होगा, तो स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपका पार्लियामेंट है वो स्टेट होगी, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट होगी, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो स्टेट होंगी, या फिर बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 13 कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 बेसिकली जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और कानून की नज़र में जो है वो सब बराबर हैं, कानून सभी को एक नज़र से देखेगा और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आर्टिकल 15 ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 ये कहता है कि आपके धर्म के आधार पे, आपकी रेस के आधार पे, आपके कलर के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे, आपके सेक्स के आधार पे, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 16 ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है तो उसके अंदर हर कोई जो है जा सकता है, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी के साथ छूत-छात नहीं होगी, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब किसी भी प्रकार का टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे सर का टाइटल दिया जाता था, तो इस तरीके से ये कहा गया कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स होगा, मतलब किसी तरीके का टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टाइटल जो है समाज के अंदर हायरार्की क्रिएट करता है। टाइटल जो है समाज के अंदर किसी को सर दिखाता है और किसी को जो है वो सब्जेक्ट दिखाता है। तो जो अंग्रेजों के टाइम पे टाइटल दिए जाते थे ना, कि सर का टाइटल दे दिया, नाइटहुड का टाइटल दे दिया कि ये सर दिनकर राव है, ये नाइटहुड है, तो वो टाइटल जो है वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि टाइटल जो है समाज के अंदर ऊपर और नीचे की हायरार्की क्रिएट करता है। उसके बाद आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अंदर कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद आपके पास पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है, एसोसिएशन बनाने का राइट है, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर, आप कहीं भी सेटल डाउन हो सकते हैं हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर। तो कुछ फ्रीडम्स आपको यहाँ पे दी गई हैं आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 20 के अंदर आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो उस वक्त आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती है। मतलब अगर आप कोई अपराध कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कई प्रकार की प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि आपसे ये बुलवाया नहीं जा सकता है कि आपसे मार पीट के ये बुलवाया नहीं जा सकता है कि अब बोलो कि आपने ही अपराध किया है या नहीं किया है। जैसे क्या होता है कि मान लो आपने कोई जुर्म नहीं भी किया है, पुलिस आपको बुलाती है, डंडे से पीटती है और आपसे ये बुलवा देती है कि बताओ आपने जुर्म किया है नहीं किया है, तो आपने नहीं भी किया होता है तब भी आप मान जाते हैं। तो अगर आप मान भी गए पुलिस के सामने तो उसको एज एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता है कोर्ट के सामने। तो इस वक्त इसमें आर्टिकल 20 में बेसिकली अगर आपने कोई अपराध किया है उस वक्त आपको प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद आर्टिकल 21 के अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और आपकी पर्सनल लिबर्टी जो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आर्टिकल 22 के अंदर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब आपको अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है कि आपको आर्बिट्रेरी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना है, आपको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा, आपको वजह बतानी पड़ेगी पुलिस को वजह बतानी पड़ेगी कि आपको वो अरेस्ट क्यों कर रही है। अरेस्ट करके आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आप अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो, आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो। तो आर्टिकल 22 के अंदर अगर आपको अरेस्ट कर दिया जाता है या डिटेन कर दिया जाता है उस वक्त आपको प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर,
बेसिकली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक होता है इलीगल बाइंग एंड सेलिंग, इलीगल बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। तो मतलब कि इंसानों को इलीगल तरीके से खरीदा और बेचा नहीं जाना चाहिए। अब इंसानों को कोई क्यों खरीदेगा या क्यों बेचेगा? तो इंसानों को अलग अलग वजह से खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसे कि किसी को आपने खरीदा और उसको सेक्सुअल पर्पस के लिए बेच दिया, बड़े बड़े सेक्स रैकेट्स इस देश में चलते हैं। किसी को आपने स्लेवरी के लिए बेच दिया कि इसको गुलाम बना लो भाई, और उसके बाद फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए। किसी को आप फोर्स करके उससे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी फैक्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, खास करके वो फैक्ट्रीज जो हजार्डियस फैक्ट्रीज हैं, कोई माइनिंग की फैक्ट्रीज हैं, कहीं पे बीड़ी बनाई जाती है, सिगरेट बनाया जाता है, तो वहाँ पे बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिटेड है। बच्चों को मजदूरी पे वहाँ पे नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ उससे बैडली इफेक्ट होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, मतलब आप कोई भी कॉन्शियस नेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आपका कोई भी बिलीफ हो सकता है, कोई भी विश्वास आप रख सकते हैं। आप अपनी कॉन्शियसनेस को या बिलीफ को प्रोफेस कर सकते हैं। बेसिकली आप बता सकते हैं किसी को कि मेरे बिलीव्स क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। प्रैक्टिस, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आप विश्वास रखते हैं, किसी भगवान के ऊपर आप विश्वास रखते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हो, बेसिकली उसका प्रचार कर सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब यही है कि आप जो चाहे वो माने, राइट। आप खुदा को मानो, आप अल्लाह को मानो, आप जीसस क्राइस्ट को मानो, आप अपने किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने रिलीजन का प्रोपोगेशन कर सकते हो, मतलब आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के अंदर आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको आप खुद मैनेज कर सकते हो, मतलब कि आपके जो भी धार्मिक मामले हैं उनको आप खुद मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 27 के अंदर आता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपके पास ये फ्रीडम है कि आपके टैक्स का पैसा किसी एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए नहीं खर्चा जा सकता है। सरकार आपके टैक्स का पैसा किसी एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए नहीं यूज़ कर सकती या खर्च सकती है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशॉप्स इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती हैं, वहाँ पे किसी एक धर्म को नहीं पढ़ाया जा सकता है, धर्म का प्रचार वहाँ पे नहीं किया जा सकता है, और इस रिलेटेड आपके पास फ्रीडम है। उसके बाद आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट है, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात की गई है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसमें वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं। माइनॉरिटीज़ कौन कौन होते हैं? माइनॉरिटीज़ में कौन आता है? जिनकी कम संख्या होती है, जैसे कि इस देश के अंदर जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है, इस देश के अंदर जो है वो सिख या फिर क्रिश्चियन या फिर बुद्धिस्ट जो हैं, बुद्ध रिलीजन के लोग जो हैं वो, या जैन रिलीजन के लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। आर्टिकल 31 आता है फिर, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको डिलीट करके जो है आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया, और अब आपका ये लीगल राइट है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो आर्टिकल 32 है इसके तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। उसके बाद आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है, अपने हिसाब से जो है उनको चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकता है पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। इसमें क्या होता है आर्टिकल 34 में कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर कहीं किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, कहीं पे अगर मिलिट्री रूल लगा हुआ है या। उसके बाद आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। आर्टिकल 35 के अंदर जो है आप कानून बना सकते हो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट में लाने के लिए। जैसे कि आर्टिकल मैंने आपको बताया 17 के अंदर एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की जाती है कि छूतछात नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट ने कानून बनाया
प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी एक्ट था एक 19 अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का, और उसके अंदर जो है अगर आप अनटचेबिलिटी किसी के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको कितनी सज़ा होगी वो उसके अंदर दिया गया है। तो आर्टिकल 35 बेसिकली ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स को कहीं पे फोर्स में लाना है या फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इफेक्ट में लाना है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि छूतछात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अब छूतछात नहीं होनी चाहिए उसके लिए कानून बनाया गया कि अगर कोई छूतछात करेगा तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, क्या होगा। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 उसके अंदर आता है, मतलब बनाया गया। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग आर्टिकल्स को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको इतना डिटेल से कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक ओवरव्यू लेना है फंडामेंटल राइट्स का। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं डीपीएसपीस को, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जिनको हम डीपीएसपीस कहते हैं, ये बेसिकली डायरेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के लिए। डायरेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के लिए मतलब क्या, ये बेसिकली एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, और गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट को हम सफल मानेंगे, तो उसी गवर्नमेंट को हम सफल मानेंगे जो इन डीपीएसपीस को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी या काम करेगी या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है मैंने आपको बताया पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इनको हमने आयरलैंड से ड्राइव किया है, मतलब हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनको कॉपी किया है या वहां से इंस्पिरेशन लेके हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इनके क्या फीचर्स हैं, तो बेसिकली दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिए गए हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। उसके बाद नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कि गवर्नमेंट चाहे तो इनको ध्यान में रख सकती है, इनको ध्यान में रख के पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट चाहे तो ना बनाए। तो ये जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की तरह तुम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई डीपीएसपीस वायलेट हो रहे हैं। तो डीपीएसपीस को अगर गवर्नमेंट वायलेट भी कर देती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नॉन जस्टिसेबल है। तुम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हो कि डीपीएसपीस को गवर्नमेंट फॉलो क्यों नहीं कर रही है। जैसे डीपीएसपीस के अंदर कहा गया है कि तुम्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है इस देश में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं लाया गया है अभी इस देश में, तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि आर्टिकल 44 में दिया गया है। सो बेसिकली दीज आर नॉन जस्टिसेबल, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो इनको इन्फोर्स करवाने के लिए। उसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग वेलफेयर स्टेट, ये जो डीपीएसपीस हैं ये हमें मदद करते हैं वेलफेयर स्टेट को अचीव करने में। मतलब वेलफेयर स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ये जो डीपीएसपीस हैं अगर आप इनको ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाओगे तो इसका मतलब आप एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे हो, क्योंकि डीपीएसपीस में अल्टीमेटली लोगों की वेलफेयर की ही बात की गई है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, डीपीएसपीस को बुनियाद में रख के हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट कितनी सफल रही है, एक गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, उसको हम कैसे नापेंगे, उसको हम कैसे मापेंगे, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे कि क्या उस गवर्नमेंट ने डीपीएसपीस को ध्यान में रखा है पॉलिसीज बनाते हुए, क्या उस गवर्नमेंट ने डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। उसकी बुनियाद पे हम एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर एक गवर्नमेंट ने डीपीएसपीस को ध्यान में रख के काम किया है तो वो गवर्नमेंट अच्छी है, उसने अच्छा कार्य किया है, और जिसने नहीं किया है वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जब भी सरकार पॉलिसी बनाती है, पॉलिसीज को बनाने का काम करती है, तो इन डीपीएसपीस को ध्यान में रखना चाहिए। इसको हम क्लासिफाई करते हैं इन डीपीएसपीस को तीन क्या बोलते पार्ट्स के अंदर। पहले आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरे आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स, और तीसरे आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये जो डीपीएसपीस की लिस्ट है आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, इस लिस्ट को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, मतलब जो सोशलिज्म के बेसिस के ऊपर हैं, जो सोशलिज्म के आइडिया को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, जिनका बेसिस सोशलिज्म है। सोशलिज्म के अंदर मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, समाज के अंदर बराबरी होनी चाहिए, ये सब।
एक आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स जो लिबरलिज्म के ऊपर बेस्ड हैं, और एक आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधी के आइडिया के ऊपर बेस्ड हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 38 आता है, 39 आता है, 39A आता है, 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, 43A आता है, 47 आता है। लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 44 आता है, 45 आता है, 48 आता है, 50 आता है। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 40 आता है, 43 आता है, 43B आता है, 46 आता है, 47 आता है, 48 आता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन होती है 3 हिस्सों में। अब कुछ मेन जो डीपीएसपीस में डीपीएस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। जैसे आर्टिकल 40 के अंदर ये कहा गया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सरकार को जो है वो विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना है एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो बेसिकली आर्टिकल 40 ये कहता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये कहता है कि हमें विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना है, गांधीयन प्रिंसिपल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विलेज पंचायत तो इस देश में ऑलरेडी हैं, उनको इस्टेब्लिश किया गया है 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त जो है वो विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। उस वक्त विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनली। उनको विलेज पंचायत को 1992 में इस्टेब्लिश किया गया 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो उस टाइम पे ये कहा गया कि भाई सरकार जो है विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करेगी, जो कि सरकार ने किया। उसके बाद आर्टिकल 44 ये कहता है टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, कि मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है आपको पूरे देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक ऐसा कोड जिसके तहत पूरे देश को एक तरीके से चलाया जा सके। अभी आप देखते होंगे कि मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ है, हिंदूज के लिए अलग लॉ है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये आता है कि यूनिफॉर्मली आपको यूनिफॉर्मिटी के तहत आपको एक देश को चलाना है। आर्टिकल 45 ये कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। आर्टिकल 45 ये कहता है कि आपको बच्चों को जो है वो चाइल्डहुड केयर उनको प्रोवाइड करनी है 6 साल की उम्र तक, मतलब 6 साल की उम्र तक छोटे बच्चों को आपको खाना देना है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जो है वो न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। तो इस तरीके से आपको बच्चों की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है और उनको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है 6 साल की उम्र तक। आर्टिकल 46 ये कहता है टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और बाकी जो वीकर सेक्शन है समाज के अंदर, जो कमज़ोर तबके हैं समाज के अंदर, उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 50 ये कहता है टू ब्रिंग सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के अंदर जुडिशरी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दोनों इंडिपेंडेंटली काम करें और कोई किसी तरीके का जो है वो इंटरफेरेंस एक दूसरे के अंदर ना हो, इंडिपेंडेंटली दोनों काम करें, ऑटोनॉमसली दोनों काम करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डीपीएसपीस को डिस्कस करते हैं। इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आपको इतना ही याद रखना है और इतना ही एग्जाम में लिख के आना है। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दी गई हैं, आर्टिकल 51A में। आपको ध्यान रहे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पूरी दुनिया की जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दी गई हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। जापान सिर्फ एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। बाकी जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दी गई हैं। जो हिंदुस्तान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दी गई थी, मतलब जब हमारा संविधान बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान के अंदर नहीं डाली गई थी। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जाती हैं स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। मतलब स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई गई थी और उसने ये रिकमेंड किया कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि ऐसी ड्यूटीज़ जो फंडामेंटल हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करनी है और ख़ास करके जो इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। अल्टीमेटली जब आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तभी आप एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं। राइट्स तो हर कोई डिमांड कर लेता है, बट राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द पार्ट ऑफ सेम कॉइन। राइट्स और ड्यूटीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। तो राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के।
अगर आप राइट्स चाहते हो तो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप अगर ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप ये उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आपको सरकार राइट्स देगी। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है। तो बेसिकली इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो एस्टवाइल यूएसएसआर था, जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, वहाँ से ये क्या ली थी? इंस्पिरेशन ली गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिबरल ट्रेडिशन के अंदर, जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन सोशलिस्ट ट्रेडिशन के अंदर, सोशलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट आती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई है। इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है, राइट। सबसे पहले इसके अंदर आता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हर एक नागरिक की, भारत के हर एक नागरिक की ये ड्यूटी होगी, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। बेसिकली हमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारे नेशनल फ्लैग हैं, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारी नेशनल एंथम है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है, हर एक नागरिक को इसकी रिस्पेक्ट करनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमारी जो फ्रीडम की स्ट्रगल है उसको इंस्पायर किया, उनको हमें रिस्पेक्ट करना है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को हमें रिस्पेक्ट करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें इस देश की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब कि हमें अपने देश को डिफेंड करना है और जब कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे देश के लिए तो हमें सबसे आगे आना है। अगर वॉर के टाइम पे अगर सिटीजन्स को आगे आना पड़े तो उनको आगे आना है। टू प्रोवाइड हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरिगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, एक तो हमें एक हार्मनी क्रिएट करनी है, एक हार्मनी क्रिएट करनी है मतलब एक प्यार के तरीके से हमें रहना है, किसी की तरफ नफरत हमें नहीं रखनी है, बल्कि सारे रिलीजन के लोगों को, सारे अलग अलग सेक्शन के लोगों को किसी भी आधार के ऊपर जो है एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है, बल्कि हार्मनी क्रिएट करनी है, एक भाईचारा क्रिएट करना है। और ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि महिलाओं के लिए डेरोगेटरी हैं उनको हमें रिनाउंस करना है। ऐसी प्रैक्टिसेस जो महिलाओं की डिग्निटी को कम करती हैं उनको हमें त्याग देना है। जैसे सती सिस्टम था जिसमें महिलाओं की डिग्निटी जो है, महिलाओं की लाइफ थ्रेटन हो रही थी उससे, मतलब लाइफ खतरे में थी उससे, तो उसको हमने त्याग दिया। उसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर रहा है उसको प्रिजर्व करना है, उसको वैल्यू करना है। टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, रिवर्स, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को, लेक्स को, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, हमें रीजन डेवलप करना है, हमें बायस नहीं रहना है, हमें ह्यूमनिज्म डेवलप करना है, हमें एक इंक्वायरी की स्पिरिट डेवलप करनी है। टू सेफ गॉड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में जा रहे हो पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ दिया उसको, उसके बाद हमें वायलेंस को त्याग देना है। उसके बाद टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, हमें एक्सीलेंस की तरफ जो है स्ट्राइव करना है कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो है वो सभी, एक इंडिविजुअल की लाइफ के सभी स्फीयर्स के अंदर एक्सीलेंस को हमें अचीव करना है, मतलब हमें बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी में, हमें एक्सीलेंट बनना है अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, 6 से 14 साल की उम्र में जो भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको जो है वो शिक्षा प्रोवाइड की जाए। और ये जो ड्यूटी थी इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत जो है वो ऐड किया गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इस तरीके से हमें लिस्ट दी गई है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट दी गई है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो जैसे ए से आपको ये याद रखना है, ए से याद रखना है आपको अबाइड, राइट, ए से आपको याद रखना है अबाइड, ए अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन और रिस्पेक्ट करना है। बी से आपको याद रखना है बापूजी, बापूजी मतलब आपको बापूजी की रिस्पेक्ट करनी है, तो बापूजी की रिस्पेक्ट करनी है। बापूजी कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, तो जो भी फ्रीडम फाइटर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सी से आपको क्या याद रखना है? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से मतलब आपको अपने देश को कंसोलिडेट करके रखना है, मतलब आपको अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। डी से आपको याद रखना है डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री, राइट।
ई से आपको याद रखना है एक्सीलेंस, ई से याद रखना है आपको इक्वालिटी। क्या याद रखना है? इक्वालिटी। तो हमें एक तरीके की इक्वालिटी क्रिएट करनी है समाज के अंदर। समाज के अंदर हमें जो है वो हार्मनी को प्रमोट करना है, ब्रदरहुड भाईचारे को प्रमोट करना है। किसी तरीके का किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हमें प्रमोट नहीं करना है, नफरत को हमें प्रमोट नहीं करना है, बल्कि हमें हार्मोनी या फिर इक्वालिटी को प्रमोट करना है। एफ के साथ आता है फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। फोर्ट मतलब हमें अपने कल्चर को, हमारा जो हेरिटेज है उसको रिस्पेक्ट करना है। जी से आता है, तो जी से आपका आता है ग्रीन। ग्रीन मतलब ग्रीन क्या होता है? मतलब हरियाली। हरियाली मतलब हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, रिवर्स को। एच से आता है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब हमें ह्यूमैनिज्म को जो है वो डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को जो है डेवलप करना है। आई से आता है एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आई से आता है एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब आंख के बदले आंख जो है पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी क्या कहते थे कि वायलेंस को त्याग दो। गांधी जी क्या कहते थे कि नॉन वायलेंस का रास्ता अडॉप्ट कर लो। तो मतलब आई से आ गया एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी वायलेंस की बात करते थे, वायलेंस को त्यागने की बात करते थे। तो हमें वायलेंस को त्यागना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेफ गार्ड करना है। जे का मतलब हो गया जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स मतलब जीनियस। जीनियस मतलब हमें एक्सीलेंस अचीव करनी है अपने इंडिविजुअल के लाइफ के हर एक स्फीयर में। के से आ गया किड्स। किड्स मतलब बच्चे। तो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को यहाँ पे कवर करते हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस और फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होगी, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ वहाँ पे दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर।